स्वागत है बच्चों हिंदी साहित्य की कक्षा में। बच्चों आज हम अंतरा पाठ्य पुस्तक और अंतराल पाठ्य पुस्तक इन दोनों पाठ्य पुस्तकों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको पढ़ेंगे जो कि ब्लूप्रिंट पर आधारित हैं। प्रश्न नंबर 1, रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? उत्तर है सन 1884 में बस्ती जिले के अगोना गांव में। अगला प्रश्न है शुक्ल जी के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? इसका उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास, चिंतामणि। ये 4 खंडों में विभाजित है। रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न नंबर 3, प्रेमधन की छाया स्मृति किस प्रकार की विधा है? इसका उत्तर है संस्मरणात्मक निबंध है यह। अगला प्रश्न है प्रेमधन की छाया स्मृति निबंध की विषय वस्तु क्या है? इसका उत्तर है हिंदी भाषा एवं साहित्य के प्रति अपने प्रारंभिक रुझान का रोचक वर्णन और साहित्यकार उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन से संबंधित स्मृतियों का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 5, प्रेमधन का पूरा नाम बताइए। इसका उत्तर है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। प्रश्न नंबर 6, सत्य हरिश्चंद्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र में क्या अंतर है? इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र एक कवि है और सत्य हरिश्चंद्र एक नाटक का नाम है जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 7, बालक शुक्ल किसके पुस्तकालय से पुस्तक लाकर पढ़ा करते थे? इसका उत्तर है पंडित केदार सिंह पाठक के यहाँ से। अगला प्रश्न है शुक्ल जी के समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से लेखक हैं? इसका उत्तर है श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़ और पंडित उमाशंकर द्विवेदी। प्रश्न नंबर 9, निसंदेह लोग किसे कहा गया है और क्यों? इसका उत्तर है निसंदेह लोग रामचंद्र शुक्ल तथा उसकी मित्र मंडली को कहा गया था क्योंकि लेखक और उनके मित्र अपनी बातचीत में प्रायः लिखने पढ़ने वाली हिंदी का प्रयोग करते थे जिसमें निसंदेह शब्द का प्रयोग प्रायः किया करते थे। अगला प्रश्न है प्रेमधन की छाया स्मृति निबंध की रचयिता? इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। खंभा टेकी खड़ी जैसी नारी मुगलाने की कवित्व किसने लिखा और किसके लिए लिखा? इसका उत्तर है यह कवित्व वामनाचार्य गिरी द्वारा लिखा गया और चौधरी प्रेमधन साहब के ऊपर लिखा गया था। प्रश्न नंबर 12, उर्दू बेगम नाम की विनोदपूर्ण पुस्तक जिसमें उर्दू की उत्पत्ति प्रचार का वृत्तांत एक कहानी के ढंग पर लिखा गया था, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका उत्तर है शुक्ल जी के जो मित्र थे पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, भगवान दास हालना और भगवान दास मास्टर, इनके द्वारा लिखी गई। प्रश्न नंबर 13, उपाध्याय जी के नागरी भाषा के संबंध में क्या विचार थे? इसका उत्तर नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वही नागरी कहलाई। अगला प्रश्न है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका जन्म 1883 में पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। प्रश्न नंबर 15, गुलेरी जी ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया? इनकी पहली पत्रिका थी समालोचक, यह 1903 और 6 में किया था। इसका मर्यादा 1911-12, प्रतिभा 1918 से 20 के बीच में और नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन इन्होंने 1920 और 22 में किया। प्रश्न नंबर 16, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियां? तो इनकी 3 प्रमुख कहानियां थी सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था कहानी से इनको बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली। प्रश्न नंबर 17, गुलेरी जी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है इतिहास दिवाकर। प्रश्न नंबर 18, बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो लघु निबंध की रचयिता कौन है? इसका उत्तर है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी और इनकी रचना सुमिरन के मनके में तीनों ही लघु निबंध संकलित है। अगला प्रश्न है धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? इसका उत्तर है 10। रसों की संख्या कितनी है? उत्तर 9 रस हैं। प्रश्न नंबर 21, मिस्टर हादी की कोल्हू की उपमा किसे दी गई थी? इसका उत्तर है प्रधानाध्यापक के 8 वर्षीय पुत्र के लिए यह उपमा दी गई थी। प्रश्न नंबर 22, बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद क्या है? इसका उत्तर हम लिखेंगे शिक्षा ग्रहण की सही उम्र तथा रटंत प्रवृत्ति शिक्षा को दोषपूर्ण प्रणाली है। अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट किया गया है। प्रश्न नंबर 23, घड़ी के पुर्जे निबंध का प्रतिपाद क्या है? इसका उत्तर हम लिखेंगे धर्म के रहस्य को जानने पर धर्म को उपदेश को द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है
ढेले चुन लो निबंध का क्या प्रतिपाद्य है? इसका उत्तर है लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट या प्रहार किया गया है। प्रश्न नंबर 25, दुर्लभ बंधु नाटक के रचयिता कौन है? इसका उत्तर थे भारतेंदु हरिश्चंद्र और इस नाटक की नायिका का नाम है पूर्णश्री। प्रश्न नंबर 26, मर्चेंट ऑफ वेनिस के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है शेक्सपियर और इसकी नायिका थी पोर्शिया। अगला प्रश्न है बृजमोहन व्यास का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर है 1886 में इलाहाबाद में हुआ। प्रश्न नंबर 28, मेरा कच्चा चिट्ठा किस प्रकार की विधा है? इसका उत्तर है यह एक आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 29, पसुआ नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है यह एक जैन तीर्थ है। इलाहाबाद संग्रहालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? उत्तर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है इलाहाबाद संग्रहालय का नक्शा किनके द्वारा बनवाया गया? इसका उत्तर हम लिखेंगे बंबई के विख्यात इंजीनियर मास्टर साठे और मूता के द्वारा। प्रश्न नंबर 32, संवदिया आंचलिक कहानी के रचयिता कौन है? इसका उत्तर लिखेंगे हम फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न ये पूछा जाता है कि संवदिया किस प्रकार की विधा है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे यह एक आंचलिक कहानी है। प्रश्न नंबर 33, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर हम लिखेंगे सन 1921 में बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 34, इनके प्रमुख कहानी संग्रह। इसका उत्तर है ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। इस कहानी पर इनकी एक फिल्म भी बन चुकी है। अगला प्रश्न है रेणु जी के प्रमुख उपन्यास, तो मेला आंचल और परती परिकर था। प्रश्न नंबर 36, फणीश्वर नाथ रेणु का उपनाम क्या है? इसका उत्तर है आत्मा की शिल्पी, अर्थात फणीश्वर नाथ रेणु को आत्मा की शिल्पी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37, संवदिया से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है संवदिया का अर्थ है संदेशवाहक, जो संदेश को उसी भाव में उन्हीं शब्दों में व्यक्त कर सके जिसमें संदेशवाहक ने भेजे हैं। प्रश्न नंबर 38, बड़ी हवेली से बुलावा किसने, किसको और क्यों भेजा था? इसका उत्तर लिखेंगे बड़ी बहुरिया ने संवदिया हरगोविंद को अपना संदेश अपनी मां तक पहुंचाने के लिए बुलावा भेजा था। प्रश्न नंबर 39, संवदिया का क्या नाम था? इसका उत्तर है हरगोविंद। प्रश्न नंबर 40, गुल मोहम्मद काबुली वाला क्या बेचने गांव में आया करता था? इसका उत्तर है कपड़े। प्रश्न नंबर 41, असगर वजाहत का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर हम लिखेंगे 1946 में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न है असगर वजाहत ने किस धारावाहिक का निर्देशन किया? का उत्तर लिखेंगे हम बूंद बूंद। प्रश्न नंबर 43, लेखक वजाहत द्वारा लिखा गया नुक्कड़ नाटक। इसका उत्तर है सबसे सस्ता गोश्त। शेर, पहचान, चार हाथ और साझा नामक 4 लघु कथा के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है असगर वजाहत। प्रश्न नंबर 45, लघु कथा शेर में शेर किसका प्रतीक है? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि यहाँ पर शेर व्यवस्था और सत्ता का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 46, लघु कथा शेर में लेखक ने किस व्यवस्था पर व्यंग्य किया है? इसका उत्तर इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह-अस्तित्ववादियों के ढोंग पर प्रहार किया है। अगला प्रश्न है लघु कथा शेर में उसे किसका समर्थक बताया है? इसका उत्तर हम लिखेंगे शेर को अहिंसा, न्यायप्रद, बुद्ध का अवतार और सह-अस्तित्ववाद का समर्थक बताया है। प्रश्न नंबर 48, पहचान कहानी में राजा की सफलता का राज क्या है? इसका उत्तर हम लिखेंगे यहाँ की अंधी, बहरी, गूंगी प्रजा एकजुट न हो पाए तथा प्रलोभन के आधार पर भुलावे में ही रहे। अगला प्रश्न है 4 हाथ कथा किस व्यवस्था को उजागर करती है? इसका उत्तर है 4 हाथ कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। अगला प्रश्न है 4 हाथ कथा में मजदूरों को किस किस के हाथ लगाए गए? तो सर्वप्रथम मजदूरों को कटे हुए हाथ लगाए, उसके बाद लकड़ी के हाथ लगाए और उसके बाद लोहे के हाथ लगवाए गए।
अगला प्रश्न है, साझा कथा की मूल संवेदना क्या है? इसका उत्तर है किसानों को धोखे में डालकर उसकी सारी मेहनत को हड़प जाना। प्रश्न नंबर 52, साझा कथा में हाथी किसका प्रतीक है? इसका उत्तर है हाथी समाज के धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, मिल मालिक ने 2 गुना उत्पादन करने के लिए क्या किया? इसका उत्तर हम लिखेंगे मिल मालिक ने मजदूरी आधी कर दी और दुगुने मजदूर रख लिए। प्रश्न नंबर 54, निर्मल वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर हम लिखेंगे निर्मल वर्मा का जन्म 1929 में शिमला, हिमाचल प्रदेश में हुआ। प्रश्न नंबर 55, निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? इसका उत्तर हम लिखेंगे कौवे और काला पानी। इस पर सन 1985 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। प्रश्न नंबर 56, निर्मल वर्मा के प्रमुख यात्रा संस्मरण कौन कौन से हैं? इसका हम उत्तर लिखेंगे हर बारिश में, चिड़ों पर चांदनी और धुंध से उठती धूल। प्रश्न नंबर 57, जहां कोई वापसी नहीं किस प्रकार की विधा है और यह किस संग्रह से ली गई है? इसका उत्तर लिखेंगे कि यह एक यात्रा वृत्तांत है और यह धुंध से उठती धूल संग्रह से लिया गया है। प्रश्न नंबर 58, लेखक ने इस यात्रा वृत्तांत में किस क्षेत्र का वर्णन किया है? तो लेखक ने सिंगरौली क्षेत्र का वर्णन किया है और ये लगभग 1983 की बात है। लेखक ने जहां कोई वापसी नहीं पाठ में किस संवेदना को रेखांकित किया है? इसका उत्तर हम लिखेंगे विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उपजे विस्थापन संबंधी मनुष्य की यातना को संकेत किया गया है। प्रश्न नंबर 60, अमजर गांव के नाम का क्या अर्थ है? अमजर गांव में आम के बहुत से पेड़ थे जहां पर पेड़ पर ही आम पककर स्वयं ही जड़ते रहते थे। अगला प्रश्न है, सिंगरौली क्षेत्र को लेखक ने काला पानी क्यों कहा है? इसका उत्तर लिखेंगे सिंगरौली की जंगल प्राकृतिक संपदा से इतने घने थे कि जहां कोई भी आने जाने का जोखिम नहीं उठाता था। अगला प्रश्न है, यह लोग आधुनिक भारत के शरणार्थी हैं, ये किन शरणार्थियों के लिए कहा गया है? इसका उत्तर हम लिखेंगे औद्योगिकरण विकास के नाम पर अपने घर, जमीन और क्षेत्र से विस्थापित लोगों के लिए यह बात कही गई है। प्रश्न नंबर 63, भारत और यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न किस दृष्टि से देखा जाता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे यूरोप में पर्यावरण मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन है और भारत में पर्यावरण मनुष्य और संस्कृति के बीच संतुलन है। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण की आंधी से सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता, से क्या आशय है? इसका उत्तर हम लिखेंगे इसका आशय है कि मनुष्य के साथ साथ उसका परिवेश, उसकी संस्कृति और उसका आवास भी उजड़कर नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, ममता कालिया का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर हम लिखेंगे इनका जन्म 1940 में मथुरा, उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रश्न नंबर 66, ममता कालिया की प्रमुख कृतियां? इसका उत्तर है बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियां और दौड़। प्रश्न नंबर 67, ममता कालिया के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं और किस नाम से प्रकाशित हुए हैं? इनका उत्तर है इनकी 12 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं और ये सभी कहानियां संपूर्ण कहानियां नाम से 2 खंडों में संग्रह इनका प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है, ममता कालिया को कौन से प्रमुख पुरस्कार मिले? इसका उत्तर है इनको 2004 में साहित्य भूषण पुरस्कार मिला, 1989 में कहानी सम्मान मिला, रचना पुरस्कार और श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर 69, दूसरा देवदास कहानी की विषय वस्तु क्या है? इसका उत्तर हम लिखेंगे इस कहानी में हर की पौड़ी हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में रखकर युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न नंबर 70, ममता कालिया के हाल ही में प्रकाशित कहानी संग्रह कौन से हैं? तो इसका उत्तर है 25 साल की लड़की और थिएटर रोड के कौवे। अगला प्रश्न है, दूसरा देवदास कहानी में नायक और नायिका का क्या नाम था? तो इस कहानी में नायक का नाम था संभव
और नायिका का नाम था पारो। प्रश्न नंबर 72, गंगापुत्र किसे कहा गया है और उनकी जीविका किस पर आधारित थी? इसका उत्तर हम लिखेंगे गंगापुत्र गोताखोरों को कहा गया है जो चढ़ावे में रेखा पैसा गंगा की लहरों से निकाल कर लाते थे और उनका जीवन इसी पैसे के ऊपर आश्रित था। प्रश्न नंबर 73, पारो बुआ किसके साथ हर की पौड़ी के दर्शन करने के लिए आई थी? इसका उत्तर है मन्नू के साथ। प्रश्न नंबर 74, सूरदास की झोपड़ी की रचयिता कौन है? इसका उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर 75, प्रेमचंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर लिखेंगे सन 1880 में वाराणसी जिले के लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन 1936 में हुआ था। प्रश्न नंबर 76, सूरदास जी की झोपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? इसका उत्तर है रंगभूमि। प्रश्न नंबर 77, भेरू की पत्नी का क्या नाम था? उत्तर है सुभागी। प्रश्न नंबर 78, सूरदास की पोटली में कितने रुपए थे? इसका उत्तर है 500 रुपए। प्रश्न नंबर 79, सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई थी और क्यों जलाई? इसका उत्तर है सूरदास की झोपड़ी भैरव ने जलाई थी क्योंकि उसकी पत्नी सुभागी और सूरदास के चरित्र पर मोहल्ले वाले ने आक्षेप किया था और जिसका बदला लेने के लिए उसने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। अगला प्रश्न है, सूरदास के रुपए किस प्रयोजन से इकट्ठे किए थे? तो उसने रुपए गया जी जाकर अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करने के लिए, मिठुआ का विवाह करने के लिए और गांव में कुआं बनवाने के लिए 500 रुपए इकट्ठे किए थे। अगला प्रश्न है, प्रभाष जोशी का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर है सन 1937 में इंदौर के मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 82, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में पाठ की रचयिता कौन है? इसका उत्तर है प्रभाष जोशी। प्रभाष जोशी के लेखों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? इसका उत्तर है कागद कारे। अगला प्रश्न है, लोक में 56 का काल कौन सा काल माना जाता है? तो 1899 का जो काल है वह इस श्लोक में 56 का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने अर्थात प्रभाष जोशी ने पत्रकारिता की शुरुआत किसके सानिध्य में की थी? इसका उत्तर है नई दुनिया अखबार के संपादक राजेंद्र माथुर के सानिध्य में इन्होंने शुरुआत की। अगला प्रश्न है, जनसत्ता में लिखे लेखों व संपादकों का प्रकाशन किस नाम से हुआ? इसका उत्तर है हिंदू होने का धर्म के नाम से इनका प्रकाशन हुआ था और यह सन 2005 में हुआ। प्रश्न नंबर 87, आरोहण कहानी की रचयिता कौन है? इसका उत्तर है संजीव। प्रश्न नंबर 88, रूप सिंह अपने गांव कितने वर्ष बाद लौटा था? इसका उत्तर है 11 वर्ष बाद। 89, पहाड़ के रोए किसके लिए कहा गया है? इसका उत्तर है देवदार के वृक्ष, अर्थात पहाड़ पर जो लंबे लंबे देवदार के वृक्ष थे वह एक रोए के समान नजर आ रहे थे, इसलिए यह उपमा इन्हीं के लिए कही गई है। अगला प्रश्न है, शेला किसके लिए स्वेटर बुन रही थी? तो रूप सिंह के जो बड़े भाई थे भूप सिंह, शेला उनसे प्रेम करती थी इसलिए वह उनके लिए स्वेटर बुन रही थी। प्रश्न नंबर 91, भूप सिंह और रूप सिंह के पिताजी का क्या नाम था? इसका उत्तर है राम सिंह। अगला प्रश्न है, रूप सिंह के गांव का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है माही। प्रश्न नंबर 93, पर्वतारोहण संस्थान से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है पर्वत के ऊपर चढ़ने की शिक्षा और प्रशिक्षण देने वाली संस्था को पर्वतारोहण संस्थान कहते हैं। अगला प्रश्न है, रूप सिंह किसके साथ गांव आया था? इसका उत्तर है रूप सिंह अपने गॉडफादर के बेटे और IAS ट्रेनी शेखर कपूर के साथ गांव लौटा था। प्रश्न नंबर 95, पहाड़ के नीचे कौन सी नदी बह रही थी? इसका उत्तर है सुपिन नदी अर्थात शापग्रस्त नदी। प्रश्न नंबर 96, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है और क्यों? इसका उत्तर है केशव दास जी को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अपने काव्य में चमत्कार लाने के लिए कठिन काव्य लक्षणों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, हाथीपाला का नाम हाथीपाला क्यों पड़ा?
अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में अध्याय के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि वहां एक समय में वहां नदी को पार करने के लिए हाथी को पर बैठकर पार करना पड़ता था, इसलिए उस जगह का नाम हाथीपाला पड़ गया। प्रश्न नंबर 98, केशवदास जी ने कवि प्रिया में किसके दोषों का विवेचन किया है? इसका उत्तर लिखेंगे कवि केशवदास जी ने कवि प्रिया में काव्य के दोषों का विवेचन किया है। अगला प्रश्न है, आरोहण कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, इसका उद्देश्य पर्वतीय प्रदेश में रहने वालों के जीवन संघर्ष तथा प्राकृतिक परिवेश से उनके संबंधों को सूचित करना है कि किस प्रकार वहां के निवासी निरंतर संघर्ष करते हुए जीवन रूपी चढ़ाई करते रहते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, किसका प्रसंग छिड़ जाने पर रूप सिंह को किसी भी चीज की सुधि नहीं रहती थी? इसका उत्तर है, जैसे ही रूप सिंह के सामने पर्वतारोहण का प्रसंग छुटता उसे किसी भी चीज की सुधि नहीं रहती थी। बच्चों, यह आपके पाठ्यपुस्तक अंतरा और अंतराल पर आधारित प्रश्नोत्तर थे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी बच्चे इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ें और बार बार इनका दोहरान करें। आशा है कि इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी परीक्षा में बहुत अच्छे प्रतिशत प्राप्त करोगे।